हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की यूट्यूब की ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पाइथन पांडास के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन पांडास क्लास 12th के उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईपी लिया हुआ है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको पाइथन पांडास से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा 12th का जो सिलेबस है उसको थोड़ा एक बार उसके मार्किंग के बारे में देख लेते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। अगर हमने आईपी ऑप्ट किया हुआ है तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है। इसमें यूनिट 1 जो है वो है हमारी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये यूनिट जो है हमारी 25 नंबर की यूनिट है। मतलब ये जो प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे इस प्लेलिस्ट में आपके ये 25 नंबर आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यूनिट नंबर 2 जो है वो है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है हरदा डिग्री कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वो भी 25 नंबर का है, वहाँ से भी आपके 25 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा 10 नंबर जो है वो यूनिट नंबर 3 के हैं और 10 नंबर यूनिट नंबर 4 के हैं, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटियल इम्पैक्ट्स है। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। ऐसे टोटल नंबर जो है 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं वो हमारे यूनिट नंबर 1 पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें डेटा हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं हम यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें उसका हम सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। पांडास क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और पांडास से हम डेटा हैंडलिंग किस तरह से करते हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन की जो 2 लाइब्रेरीज है पांडास और मैटप्लॉटलिब, उनके बारे में पढ़ेंगे। पांडास में डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है, उसे बनाते कैसे हैं, उनके ऊपर काम कैसे करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा यदि मेरे को डेटा को लेके आना है, हमारे बाहरी कोई डेटा है उसको हम किस तरह से पांडास में ला सकते हैं, कैसे उस पर यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और फाइनली हम डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब यदि मेरे पास कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा है और उसको मेरे को ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कुछ अच्छा सा दिखने वाला डेटा बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊँगा वो हम देखेंगे। उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन पांडास के बारे में। इसको हम पाइथन पांडास या सिंपली पांडास बोलते हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पैनल डेटा सिस्टम। इसमें PANDAS पैनल डेटा सिस्टम, इस तरह से इसका फुल फॉर्म बना है। इसके जो ऑथर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया है वो वेस मैककेने हैं। और ये जो पाइथन की लाइब्रेरी है ये एक्चुअल में पांडास है क्या, तो पांडास क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है। किस लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। अब ये पॉइंट को हमको समझना बहुत ज़रूरी है ना। ऊपर तो हमने देख लिया कि पांडास का फुल फॉर्म क्या है, इसको किसने बनाया है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, पांडास है क्या। तो इसका यूज़ हम करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम 2-3 एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक ही सामान खरीदने के लिए गए तो हम 2-3-4 दुकानों पे जाते हैं, उसकी कीमत को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं और फिर उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से खरीदना है, ठीक है। आप अभी 12th क्लास में हो, 12th क्लास के बाद आगे चल के आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट करोगे। कॉलेज को सिलेक्ट करने में भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसका आप एनालिसिस करोगे। आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, फीस क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, पढ़ाई कैसी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आप लोग अपनी कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। मतलब ये एक एनालिसिस का काम होगा कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें से कोई चीज़ को सिलेक्ट करना। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक आईपीएल की टीम है मेरे पास, मैं आईपीएल की टीम का ऑनर हूँ। मेरे को एक कोई ओपनर खरीदना है, कोई ओपनर
को लेना है, तो मेरे पास क्या है, पूरे प्लेयर्स का डेटा है। तो उन प्लेयर्स में से मैं ओपनर कैसे सिलेक्ट करूंगा? एक ओपनर सिलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए, वो शुरू के जो पावर प्ले होता है उसमें चौके छक्के ज़्यादा मारता हो। तो हमारे पास कहीं ना कहीं सब डेटा अवेलेबल है कि ये शुरू के 10 ओवर में इसने इतने चौके मारे, इतने छक्के मारे, इसका स्ट्राइक रेट इतना है। फिर ये सारे डेटा को एनालिसिस करके मैं एक बैट्समैन को सिलेक्ट करूंगा कि हाँ, ये एक बैट्समैन है, ये शुरू के पावर प्ले में अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, ज़्यादा बाउंड्री मारता है, तो फिर मैं उसके लिए जाऊँगा, उसको खरीदने के लिए जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसके डेटा का एनालिसिस किया। तो डेटा एनालिसिस एक प्रकार से आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। जब मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, उसमें से मेरे को एक सब एनालिसिस करके एक फाइनल रिजल्ट पे जाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस हमारी डेटा एनालिसिस कहलाती है। अच्छा, अब इसमें लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, डेटा जो होता है वो अगर मेरे पास 4-5 लाइन का डेटा है तो मैं ठीक है उसको एक अपने आप से मैं उसको एनालिसिस कर सकता हूँ। 4-5 दुकानों पे गया और एनालिसिस कर लिया और एक अच्छी चीज़ मैंने खरीद ली। लेकिन जब मेरे पास हज़ारों लाखों की संख्या में डेटा है और उसमें से मेरे को बेस्ट डिसीजन फाइंड करना है, बेस्ट रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए काम कठिन हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। पाइथन ने क्या किया है, ऐसी कुछ लाइब्रेरीज बना के रखी है जिसमें डेटा एनालिसिस का काम हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पाइथन के पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। और वो जो लाइब्रेरी है वो है हमारी पांडास के नाम से। मतलब पांडास क्या है, हमारी एक पाइथन लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस के लिए। मतलब कि डेटा को एनालिसिस करना है तो उसके लिए जो भी टूल्स लगते हैं वो सारे के सारे टूल्स हमको पांडास प्रोवाइड करता है। पांडास जो है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। पांडास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि इस पे काम करने के लिए आपको इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है। अच्छा, अब इस अगला पॉइंट देखें तो डिज़ाइन टू वर्क विथ स्ट्रक्चर डेटा सच एज टेबुलर डेटा। अगर मेरे पास टेबुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर डेटा है जिसमें प्रॉपरली रोज हैं, कॉलम्स हैं, और चाहे वो कितना ही लार्ज अमाउंट में हो, अगर मेरे को उसके ऊपर काम करना हो तो मैं पांडास का यूज़ करके उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, इट प्रोवाइड्स या इट ऑफर्स इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे पांडास में। पांडास में कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो ये इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिनको हम आसानी से, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये कहाँ करते हैं, तो डेटा साइंस की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और हमको इनको छान कर एक परफेक्ट, एक प्रॉपर रिजल्ट निकालना होता है, उसके वहाँ हम क्या करते हैं, पांडास का यूज़ करते हैं। और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास क्या होता है, कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं डेटा एनालिसिस के काम के लिए। तो इसके पास स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कवर करके एक फाइनल कंक्लूजन पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पांडास जो होता है वो क्या करता है, रो और कॉलम दोनों पे काम करता है। मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है, इसमें जो आड़ी लाइन होंगी उसको रोस बोलेंगे, खड़ी जो लाइन है उनको कॉलम्स बोलेंगे। तो ये रोस और कॉलम्स दोनों पे ही काम कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे मेरे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मेरे को पूरे के पूरे डेटा पे काम नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन पे काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल कुछ सिलेक्टेड पोर्शन पे भी इसमें काम कर सकते हैं। ये हमको हेल्प करता है केवल सिलेक्टेड पोर्शन में ही अगर हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि करंट डेटा को देखकर हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अभी ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। और अगला
ये क्या करता है, ये डेटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है हमको बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है इसको कहीं ना कहीं पाइथन की जो दूसरी लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब हुआ या सीबॉर्न हुआ, इनका यूज करके हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे डेटा को हमारे यूजर के सामने या जिसको भी हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपरली सुंदर सा ग्राफ्स के फॉर्म में या अलग अलग चार्ट्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके उसको एक अच्छा सा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे पांडास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पांडास में जो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमको ये बताते हैं कि यदि हमारे पास डेटा है, कोई डेटा है, तो उसको हम कितने तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, ना केवल जमा सकते हैं, जमाने के बाद उस पर हमको कुछ काम करना है, डेटा को उठाना है, ठीक है, डेटा में मॉडिफिकेशन करना है, डेटा को डिलीट करना है या डेटा को एक्सेस करना है, जो भी काम करना हो, तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर बताता है। पांडास की बात करें तो पांडास में दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम। ठीक है, सीरीज और डेटा फ्रेम दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा सीरीज होता है, सीरीज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि सीरीज में जो डेटा स्टोर होगा वो कहीं ना कहीं इस तरह से एक रो के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, और डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसमें रो और कॉलम होती है या रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में होता है। टेबल समझ ले, मैट्रिक्स समझ ले। तो जो डेटा फ्रेम होता है वो 2D हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप ये इनके बारे में अब देखेंगे हम, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे। इन पॉइंट्स में कुछ कंपैरिजन्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि सीरीज जो है वो 1D डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम जो है वो 2D डेटा स्ट्रक्चर है। 1D मतलब ये कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर करता है और 2D मतलब कि इस तरह से वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें यह है कि सीरीज के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो होमोजीनियस होता है और डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस डेटा का मतलब यह है कि इसके अंदर हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो एक ही टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर हम नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं तो सारे नंबर्स होने चाहिए, अगर हम स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहे हैं तो सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए। ये कहाँ होता है? सीरीज में। डेटा फ्रेम में मिक्स हो सकता है, डेटा फ्रेम में नंबर्स भी हो सकते हैं और आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब सीरीज जो होती है वो वैल्यू म्यूटेबल होता है और साथ में हमारा डेटा फ्रेम भी वैल्यू म्यूटेबल होता है। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर यदि आपने कोई एक वैल्यू डाल दी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब कि आप चेंज कर सकते हैं। तो यदि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डाली, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने सपोज करिए कि यहाँ पे एक सीरीज बनाई है, इसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, कुछ मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। सपोज करिए मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, ये 4 विषय के मैं मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। सपोज किसी स्टूडेंट के उसके मार्क्स हैं, ये कुछ मार्क्स मैंने रैंडम मार्क्स डाल दिए, है ना। अब जब मैंने मार्क्स डाले थे तो गलती से कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हो गई। यहाँ पे फिजिक्स में उसके 85 थे तो 58 हो गया, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये होता है वैल्यू म्यूटेबल का मतलब कि अगर आपने कोई वैल्यू डाली है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डेटा फ्रेम भी वैल्यू म्यूटेबल होता है, मतलब डेटा फ्रेम में भी आपने जो डेटा डाला है वो आप उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो ये साइज इम्यूटेबल होता है और ये साइज म्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या है? साइज इम्यूटेबल का मतलब ये है कि एक बार आपने जो सीरीज बना दी, अब आप उसमें ना तो कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ना ही कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, मैं इसके अंदर की वैल्यू तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा केमिस्ट्री एक पेपर रह गया, तो अब मैं इसमें नहीं जोड़ सकता, है ना।
ये होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बोले या अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज्ड, नो एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड, मतलब ना तो हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं ना ही हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन डेटा फ्रेम में ऐसा नहीं होता। डेटा फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, इसके साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई रो को डिलीट करना है तो हम रो को डिलीट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे चल के, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। किसी कॉलम को ऐड करना है तो हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब इसके बाद से हम अगले वीडियोस में सीरीज़ को और डेटा फ्रेम्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से हम सीरीज़ बना सकते हैं, उसमें कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।